ओके हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी 91 एंड आई एम विकास मिश्रा एंड आई विल टीच यू इंग्लिश ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को बाइलिंगुअल पढ़ाऊँगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड्स में आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और बाकी इंग्लिश को लेके लोगों के दिमाग में एक पहले से ही भ्रम बैठा रहता है कि इंग्लिश है टफ होती है। नहीं, ये जस्ट एक लैंग्वेज है और बहुत ही सरल लैंग्वेज होती है। और जब आप लोग पढ़ेंगे तो ये फील करेंगे कि हाँ, वास्तव में इंग्लिश एक बहुत ही सरल लैंग्वेज है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो जब तक कोई चीज़ आप पढ़े नहीं रहते हैं तब तक आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, और जिस दिन से आप लोग पढ़ लेंगे, चीज़ों को जान जाएंगे, उस दिन से प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी वहीं पे आप लोगों की, ठीक है। और मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश लिखना चाहते हैं, इंग्लिश में चीज़ों को मूवीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं, ठीक है। तो पसंद सभी लोग करते हैं, लेकिन उस पर बस दिक्कत ये है कि लोग एफ़र्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो जिस दिन से आप एफ़र्ट करना शुरू कर देंगे उस दिन से चीज़ों को जानना भी शुरू कर देंगे, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे टेट के बारे में। हम लोग किसके बारे में देखेंगे? टेट के बारे में देखेंगे कि टेट में इंग्लिश का क्या स्ट्रक्चर है, क्या रोल है उसके, क्या मॉडल्स हैं उसके, और उस रोल और मॉडल में हम लोग फिट कैसे बैठेंगे, इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जान लेंगे हम लोग कि क्या क्या चीज़ें उसमें आनी है। देखिए, कंपटीशन करियर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये बात होती है कि क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हमको ये पहले से जान लेना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। पता चला कि जो नहीं पढ़ना था उस पर हम एफ़र्ट देते चले गए, और जो हम लोगों को पढ़ना था उस पर थोड़ा सा कम एफ़र्ट दिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसके सिलेबस को देख लेंगे। और जैसा कि लोग कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो किसी भी देश का भविष्य होते हैं, किसी भी देश की तरक्की को देखना है तो लोग कहा जाता है कि उस देश के स्कूलों में जाइए। तो मैं जानता हूं कि आप सभी लोग मैच्योर हैं फुल्ली, और देश के भविष्य को आप लोग नर्चर करने जा रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने की दिशा में जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इंग्लिश उसमें एक बहुत ही बेहतर रोल प्ले करती है, बच्चों के भविष्य के लिए भी, आपके टीचिंग करियर के लिए भी, और कंपटीशन के लिए भी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सिलेबस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टेट में हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसमें कि देखिए, इसमें लिखा हुआ है यूपी टेट एग्ज़ाम पैटर्न 2020। तो 2020 का एकदम लेटेस्ट पैटर्न की मैं बात करूँगा। कैसे पैटर्न की बात करूँगा? एकदम लेटेस्ट पैटर्न की मैं बात करूंगा कि लेटेस्ट पैटर्न में क्या क्या चीज़ें इस समय पूछी जाएंगी, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पहले से ये बात वेल नोन होगी कि इसमें दो पेपर होते हैं, एक होता है अपना पेपर 1, एक होता है अपना पेपर 2, ठीक है। और देखिए आगे लिखा हुआ द एग्ज़ाम ड्यूरेशन ऑफ यूपी टेट 2020 इज़ 2 आवर एंड 30 मिनट्स, मतलब 2.5 घंटे का एक पेपर होता है। ये एकदम से बेसिक सारी चीज़ें हैं। 150 नंबर का होता है, ठीक है। उसके बाद में जो आते हैं 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन पे 1 मार्क होता है विदाउट एनी प्रोविज़न ऑफ नेगेटिव मार्किंग। तो इसमें क्या होता है कि नेगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम नहीं होता है, और जब नेगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम नहीं होता है तो मैं भी जानता हूँ कि आप लोग तुक्का खूब दबा के लगाते हैं। हाँ, उसका प्रॉफिट ये भी होता है कि क्वेश्चंस आप जो सॉल्व करते हैं उसमें जो क्वेश्चन मान लीजिए थोड़े से प्रॉब्लमेटिक होते हैं, जिसमें थोड़ा सा आपको लगता है कि प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो उसमें आपकी जो ट्रिक्स होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, वो दबा के अप्लाई भी होती हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग आगे, थोड़ा सा बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए यहाँ पे कौन सा सेक्शन कितने नंबर्स को कंट्रीब्यूट करता है, ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। तो पहला इसमें देखिए लिखा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मेथोलॉजी एंड पेडागॉगी, ठीक है। तो मेथोलॉजी एंड पेडागॉगी, इसमें कितने ना 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के आएंगे टोटल, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं लैंग्वेज। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ लैंग्वेज में पहले हिंदी, जो कि कंपलसरी होती है, ये भी 30 नंबर की ही आएगी, और 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के आएंगे, ठीक है। अगला हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड लैंग्वेज पे। अब सेकेंड लैंग्वेज में ये ऑप्शनल होता है, आप चाहे इंग्लिश लें, चाहे उर्दू लें, चाहे संस्कृत लें, इसमें से तीनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसकी? इंग्लिश की बात करेंगे, ठीक है। जो
इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट है, हम लोग इसको यहाँ पे डील करेंगे। ये भी 30 क्वेश्चन आएंगे और सेम 30 नंबर के होंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स, ये भी 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। और नेक्स्ट अपना इन्वायरमेंटल स्टडीज़ 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के आएंगे, और टोटल मिला के इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे 150 मार्क्स के आएंगे। टोटल ड्यूरेशन क्या होगा 2 आवर एंड 30 मिनट, ठीक है। 2.5 घंटे का पेपर होगा। आराम से एकदम रिलैक्स होकर आप लोग दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को चीज़ें ऐसी पढ़ाने वाला हूँ कि जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। जितना पढ़ा दूंगा ये मेरी गारंटी है कि उससे बाहर क्वेश्चन कभी भी आएगा नहीं, ठीक है। एक बार आप पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसका पूरा एक ओवरव्यू ले लेंगे, और जितनी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ बस उतनी चीज़ों पे अगर आप फोकस करेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि यूपी टेट की इंग्लिश आपकी रगों में दौड़ेगी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले नंबर पे। तो ये वहाँ पे मैं पेपर 1 की बात कर रहा था, और ये है पेपर 2, ठीक है। पेपर 2 में देखिए सेम चीज़ें होती हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 मार्क्स से आते हैं। बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग आगे, ठीक है। अब यहाँ पे उसी चीज़ की बात किया हुआ है, यहाँ पे यूपी टेट उसी सिलेबस की बात किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है वो डिटेल्ड सिलेबस की बात किया हुआ है, थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया है कि सिलेबस के अंदर भी क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बात किसकी किया है, पेपर 1 की बात किया हुआ है। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे किसके बारे में, अपने इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, यहाँ पे हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में देखेंगे, जिसको हम डील करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आनी हैं, ठीक। तो देखो क्या चीज़ें आनी है। सबसे पहला आना है कॉम्प्रीहेंशन या फिर अनसीन पैसेज एंड पोएम। कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन मीन्स होता है समझ। कॉम्प्रीहेंशन मीन्स क्या होता है, समझ। इसमें ऐसी चीज़ें आएंगी जो इंग्लिश से कम आपकी समझ से ज़्यादा डील होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। अब इसमें कोई एक पैसेज भी दिया रह सकता है। पैसेज का मतलब कोई भी पैसेज हो सकता है, कहानी हो सकती है, किसी सामाजिक मुद्दे पे, किसी आर्थिक मुद्दे पे कोई भी चीज़ दिया रहेगा, बहुत ही सिंपल होता है, उसके लिए आप परेशान ना हो, ठीक है। तो वो चीज़ें आएंगी, या फिर कोई पोएम लिखी होगी, मतलब कोई कविता लिखी होगी, और उस कविता को आपको पढ़ना होगा, और उसके आधार पे नीचे 2-4 क्वेश्चन दिए होंगे, उन क्वेश्चन को आपको डील करने होंगे, राइट। अगला देखिए क्या लिखा, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अगला सिलेबस में अपने क्या है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अगला लिखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं सब आ जाते हैं, ठीक। आगे देखिए क्या लिखा है, काइंड ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और टेंस, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि टेंस लिखा हुआ है तो टेंस 3 ही प्रकार के होते हैं, वही आगे लिखा है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। फिर आगे क्या लिखी है, मॉडल ऑक्सिलरी। अब ये जो अपनी मॉडल ऑक्सिलरी लिखी हुई ये इसी वर्ब का ही एक पार्ट है, तो इसको देख के आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। आगे देखिए कॉमन एरर लिखा हुआ है, स्पेलिंग टेस्ट लिखा हुआ है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्या है, ये जो सिनोनिम है अपना आप लोगों ने सुना होगा पर्यायवाची का नाम, मतलब सिमिलर वर्ड, वही चीज़ें हैं। एंटोनिम लिखा हुआ मतलब विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड, सेम चीज़ें हैं, ठीक है। बस आप ऐसा समझिए कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनका घर का नाम भोलू भोलू लोग कहते हैं उनको। अब घर पे उनको भोलू भोलू बुलाते हैं, लेकिन वही स्कूल में जाते हैं तो उनका क्या नाम हो जाता है, भानवेंद्र प्रताप सिंह, ऐसा कुछ करके नाम होता है, ठीक है। तो वही अपना है पर्यायवाची, जिसको आप भोलू भोलू कहते थे, और ये इधर उसका नाम क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया है। अपना वही भोलू है पुराना, जिसको आप लोग विलोम शब्द कहते थे, इधर वो क्या हो गया, एंटोनिम्स हो गया है, अपोजिट वर्ड्स हो गए हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो सब कुछ जानता है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ। हो गया एक शब्द, ठीक है। बस जैसे आप उसको हिंदी में पढ़े थे, बस सेम चीज़ें आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देनी है। कैसे ट्रांसलेट करनी है, उसको इंग्लिश में कैसे डील करेंगे, आई विल टीच यू, ठीक है। और उसके बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, जिसको आप नरेशन भी कहते हैं। इसको आप क्या बोलते हैं, नरेशन भी बोलते हैं। उसी को यहाँ पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच लिख दिया, ठीक। अगला देखिए लिखा है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को हम कैसे बदलेंगे, ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, ठीक है, उसको यहाँ पे सीखेंगे। आगे देखिए लिखा नॉलेज ऑफ द फेमस पोएट्री एंड फेमस पोएट्स। अब इसमें देखिए क्या है कि कोई बुक लिखी होगी, कोई नॉवेल लिखी होगी, और हमको ये बताना होगा कि उस नॉवेल के राइटर कौन हैं, या फिर उस कोई
पोएम लिखी होगी उसके पोएट कौन है, या फिर कोई पोएट लिखा होगा उसमें ऑप्शन दिया होगा कि उन्होंने कौन सी पोएम लिखी हुई है, सेम चीज़ें रहेंगी। तो इसके लिए आप लोग परेशान मत होइए, इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे मैं एकदम डिटेल में बताऊँगा। और इसके लिए मैं आप लोगों को और उसके बाद में आगे लिखा हुआ पेडागोगी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड, इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं, लैंग्वेज स्किल्स लिखी हुई हैं। आशा करता हूँ कि वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे दिख रही होंगी। और यहाँ पे आप लैंग्वेज स्किल्स लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ पेडागोगी, आप देखिए ये जो पेडागोगी होता है आपका शिक्षा शास्त्र है, इसमें कोई इसका खास रोल नहीं है, इससे जो भी क्वेश्चंस डील होंगे। पेडागोगी आपका जो दिया हुआ है आपके यहाँ पे, जो ये आपका पेडागोगी का सेक्शन है, और ये जो फेमस पोएट्री एंड पोएट्स वाला सिस्टम है, इसके लिए मैं आप लोगों को एकदम से रामबाण वाली चीज़ें दूंगा, जिससे बाहर कभी भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और इसके पहले भी जो मैंने जो भी बैचेज पढ़ाए हैं वो उसी नोट से सारे क्वेश्चन वहाँ पे फंस गए हैं, तो उसके लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। इसके लिए मैं आप लोगों को वन लीनियर नोट्स प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। मतलब कि जो भी आपको एकदम सरल लैंग्वेज में लिखे हुए होंगे नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, और यहाँ पे मैं आप लोगों को उसको डिटेल में पढ़ाऊंगा भी, ठीक है, डिटेल में डिस्कस भी करूंगा। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं जब डिटेल में यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस करूँ तो आप लोग उसका नोट्स बनाते रहिए। देखिए नोट्स बनाना एक बहुत ही अच्छी हैबिट होती है, ठीक है। नोट्स बनाने से क्या होता है, एक ओवरऑल आपका रिवीजन होता रहता है और चीज़ें आपके माइंड में सेटअप होती रहती हैं, ठीक है। और नोट्स वगैरह आलसियों का काम होता है, और मैं जानता हूँ कि आप लोग आलसी नहीं, आप लोग एकदम करियर ओरिएंटेड हैं, आप लोग वेल प्रोफेशनल हैं और पढ़ने लिखने में माहिर लोग हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये क्या हो गया, ये अपना पेपर 1 की बात हो गई। कितने नंबर का आएगा, 30 नंबर का आएगा, और 30 ही क्वेश्चंस भी आएंगे इसमें, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अब देखिए ये भी इसमें लिखा हुआ है, ये पेपर 2 की बात है, सेम चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। तो आशा करते हैं कि हम थोड़ा सा इसमें बगल हो जाते हैं, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो ये था अपना सिलेबस का इंट्रोडक्शन, ठीक। तो आशा करता हूँ कि आप लोग सिलेबस का जो आपका इंट्रोडक्शन है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें कुछ बेसिक चीज़ों को इसमें जानना, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ बेसिक चीज़ों को आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे और बेसिक इंग्लिश के बारे में जानना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा यहाँ पे, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पढ़ने हम लोग क्या जा रहे हैं, इंग्लिश को पढ़ने यहाँ पे डील करने जा रहे हैं। थोड़ा सा इसको मैं और जूम करके लिख देता हूँ। हम लोग किसको डील करने जा रहे हैं, इंग्लिश को डील करने जा रहे हैं, अंग्रेजी को डील करने जा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को एकदम से परेशान नहीं होना है, एकदम से व्यवहारिक भाषा में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए इंग्लिश होती क्यों है, इसमें जो भी इसमें इंग्लिश डाली जाती है वो ऐसी इंग्लिश होती है जो आपके डेली के लाइफ के चीज़ों से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों से ऐसे पूछ लेगा कि MA की इंग्लिश पूछ लिया, BA की इंग्लिश पूछ लिया, या बहुत ऐसी भयानक चीज़ पूछ लिया जिसका आप ना तो नाम सुने हैं ना जानते हैं उसके बारे में। ऐसी चीज़ों को नहीं पूछेगा, बस उन्हीं चीज़ों को आपसे पूछेगा कि जो आपकी सराउंडिंग्स की चीज़ें होती हैं, आपके आसपास की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि इंग्लिश होती क्या है। तो इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या होती है, लैंग्वेज होती है, ठीक है। अब लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज होती है एक मीडियम। लैंग्वेज क्या होती है, एक मीडियम होती है। मीडियम मतलब एक माध्यम होती है, ठीक है। अब मीडियम किस चीज़ का होगा, तो ये मीडियम होता है कन्वर्सेशन का। किस चीज़ का मीडियम होती है, कन्वर्सेशन की मीडियम होती है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने देखा क्या, इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश क्या होती है, एक लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज क्या होती है, एक मीडियम होती है, माध्यम होती है। और माध्यम किस चीज़ का माध्यम होती है, तो एक कन्वर्सेशन का माध्यम होती है, ठीक है। कन्वर्सेशन मीन्स होता है बातचीत।
कन्वर्सेशन मीन्स क्या होता है, बातचीत, ठीक है। अब बातचीत करने के लिए माध्यम चाहिए होता है ना। अब जैसे मान लीजिए कि हम और एक मेरा दोस्त है, दोनों लोग बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को एक मीडियम चाहिए, एक माध्यम चाहिए जिसमें हम बात करें। अब माध्यम हिंदी भी हो सकता है, माध्यम इंग्लिश भी हो सकता है, माध्यम संस्कृत भी हो सकता है, माध्यम उर्दू भी हो सकता है, ठीक है। खैर उर्दू तो पूरा पाषाण काल की बातें हो जाएंगी, ठीक है। फिलहाल जो प्रेजेंट में चल रहा हो अपना हिंदी और इंग्लिश चलता है, ठीक। तो लैंग्वेज जो होती है, इंग्लिश क्या होती है, इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज क्या होती है, एक मीडियम होती है। और मीडियम किस चीज़ का होती है, कन्वर्सेशन का। मतलब जो अंग्रेजी है वो एक बातचीत का माध्यम है। और लैंग्वेज मीन्स क्या होता है, भाषा। लैंग्वेज मीन्स क्या होता है, भाषा। एक वर्ड आप लोगों को और थोड़ा सा कंफ्यूज करता होगा, डायलेक्ट। डायलेक्ट मीन्स क्या होता है, बोली। डायलेक्ट मीन्स क्या होता है, बोली होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, कंफ्यूज मत होइए। देखिए डायलेक्ट मीन्स होता है बोली, और बोली और भाषा दोनों में क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है। बोली और भाषा दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। अंतर क्या होता है, देखिए जो लैंग्वेज होता है इसमें क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं। लैंग्वेज जो होती है उसमें क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं। बट अपनी जो बोली होती है, डायलेक्ट होती है, इसमें लेटर्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए बोली क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी सिटी में हैं और आपके पैर में दर्द हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि मेरा पैर दर्द कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ की बोली हो गई। अब यही आप गांव में चले जाएंगे तो कहीं पे बोलेंगे कि मेरा पैर पिरा रहा है, ठीक है। फिर आप कहीं और भी थोड़ा सा बैक एरिया में चले जाएंगे तो कहेंगे हमारा गोड़ पिरात है, ठीक है। तो ये क्या है, बोली है। अब देखो इसका कोई लेटर नहीं है, इसका जो है कोई लेटर नहीं है। तो जो बोली होती है उसका कोई लेटर नहीं होता है, और ये चेंज होती रहती है, बट लेटर जो होते हैं उसमें वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि बोली और भाषा में अंतर क्या होता है। अंतर क्या होता है कि जो लैंग्वेज होती है उसमें लेटर्स होते हैं, और जो बोली होती है उसमें लेटर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इंग्लिश को जान चुके हैं। तो इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या होती है, एक मीडियम माध्यम होती है। भाषा क्या होती है, एक माध्यम होती है। और माध्यम किस चीज़ का होती है, कन्वर्सेशन, बातचीत का माध्यम होती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मैं थोड़ा सा किनारे हो जा रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, ठीक। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, अब अगर मैंने यहाँ पे इंग्लिश की बात किया हुआ है, अगर मैंने यहाँ पे इंग्लिश की बात किया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट को। किसको देखेंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट को देखेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे, अभी मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे तुरंत चिल्ला देंगे कि अल्फ़ाबेट जो होते हैं कितने होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अल्फ़ाबेट कितना होता है, अल्फ़ाबेट एक ही होता है। लेकिन जो अल्फ़ाबेट में लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 26 होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। किसमें, अल्फ़ाबेट में, मतलब वर्णमाला में। किसमें, वर्णमाला में। इस बात को थोड़ा सा और अच्छे से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से कैसे समझेंगे, थोड़ा सा आप लोग एज्यूम कीजिए, थोड़ा सा आप लोग कल्पना कीजिए। देखो अपनी ड्राइंग थोड़ी सही नहीं है, इसलिए आप लोगों को कल्पनाओं में ज़्यादा जीना होगा, ठीक है। तो ये एक माला है, ये क्या है, एक माला बन गई है, ठीक है। माला, माला को इंग्लिश में बोलते हैं गार्लैंड। माला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गार्लैंड। अब माला किससे बनी होती है, जाहिर सी बात है माला फूलों से बनी हुई होती है। तो ये जो है ये सब क्या है, फ्लावर्स हैं। ये सब इसमें क्या लगे हैं, फ्लावर्स लगे हुए हैं, मतलब इसमें ये फूल लगे हुए हैं, ठीक है। तो एक माला है जिसमें फूल लगे हुए हैं। अब ये जो फूल अपने लगे हुए हैं ये क्या है, ये लेटर्स हैं। ये क्या है, लेटर्स हैं। ये जो फूल लगे हुए हैं, फ्लावर्स लगे हैं, ये क्या हैं, लेटर्स लगे हुए हैं, ठीक है। और इन सारे लेटर्स को मिला के क्या बना हुआ है, एक माला बनी हुई है, गार्लैंड बनी हुई। इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ाबेट। इसको हम क्या बोलेंगे,
अल्फ़ाबेट बोलेंगे। तो देखिए इन फूलों को मिला के एक माला बन रही है और उस माला को हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। और ये जितने फूल लगे हुए हैं, टोटल कितने फूल लगे हुए हैं? 26 लगे हुए हैं। तो मतलब 26 लेटर्स को मिला के फूल तो एक ही बनेगा ना, माला तो माला तो एक ही बनेगी ना। तो इसका मतलब ये है कि 26 लेटर्स को मिला के एक अल्फ़ाबेट तैयार होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो अपने लेटर्स होते हैं ये 26 होते हैं और माला एक ही बनती है, इसलिए जो अल्फ़ाबेट होता है वो कितना होता है? एक ही अल्फ़ाबेट होता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो परेशान मत होइएगा, अगर पहले से नहीं जान रहे हैं तो इसके लिए आपको हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि नहीं जान रहे थे, कोई बुरी बात नहीं थी, अब पढ़ लिए हैं, अब जान गए होंगे। ठीक है, तो अगर कभी भी आपको अल्फ़ाबेट में और लेटर्स में कन्फ्यूजन महसूस हो तो आप इस फूल, माला और माली को याद रखेंगे। ठीक है, तो चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग और आगे। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा था अल्फ़ाबेट की, मैं यहाँ पे बात कर रहा था अल्फ़ाबेट की बात कर रहा। ठीक है, अब जो अल्फ़ाबेट होता है, जो अपना अल्फ़ाबेट होता है, हमने बताया कि ये किससे मिलके बना होता है? लेटर्स से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? लेटर्स को मिला के बना होता है। और जब ढेर सारे लेटर्स को मिलाते हैं तब क्या बनता है? एक वर्ड बनता है। ठीक है, अल्फ़ाबेट मतलब वर्ड माला। अल्फ़ाबेट मतलब क्या होता है? वर्ड माला। और ये किससे बनी होती है? ये अक्षरों से मिलके बनी होती है। ठीक है, लेटर्स से मिला के बनी होती है। और जब लेटर्स को मिलाते हैं तो वर्ड बनता है। वर्ड मतलब शब्द बनते हैं। ठीक है, और जब ढेर सारे वर्ड्स को हम मिलाते हैं तब बनता है फ्रेज। हाँ, मैं जान रहा हूँ आप समझ रहे होंगे कि ढेर सारे वर्ड्स को मिला दिया तो सेंटेंस बन गया। नहीं, जब ढेर सारे वर्ड्स को मिलाते हैं तो क्या बनता है? फ्रेज। इसको हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश। क्या बोलते हैं इसको? वाक्यांश बोलते हैं। और जब ढेर सारे फ्रेज को मिलाते हैं तब बनता है क्लॉज। जब ढेर सारे फ्रेज को मिलाते हैं तब क्या बनता है? क्लॉज। क्लॉज मीन्स क्या होता है? उपवाक्य। क्या होता है? उपवाक्य। और जब ढेर सारे क्लॉजेज को मिलाते हैं तब जाके बनता है अपना सेंटेंस। तब जाके वहाँ पे क्या बनता है? अपना सेंटेंस बनता है, जिसका आप बेसब्री से अभी तक इंतजार कर रहे थे। सेंटेंस की हिंदी मीनिंग क्या होती है? वाक्य। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या बनता है? अपना सेंटेंस बनता है। एक बार फिर से देखिए, अल्फ़ाबेट किसको मिला के बना होता है? लेटर्स को मिला के बना होता है। जब ढेर सारे लेटर्स को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? अपना वर्ड बनता है। जब ढेर सारे वर्ड्स को बनाते हैं तब क्या मिलाते हैं तब क्या बनता है? फ्रेज। और जब ढेर सारे फ्रेजेज को मिलाते हैं तब क्या बनता है? क्लॉज। और जब ढेर सारे क्लॉजेज को मिलाते हैं तब क्या बनता है? तब जाके कहीं बनता है सेंटेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से अल्फ़ाबेट से लेके सेंटेंस बनने तक के प्रोसेस को मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सेंटेंस से इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक, अब जो सेंटेंस होता है उसके बारे में हम देखेंगे तो बहुत से बच्चे ये कहते हैं, या ढेर सारी बुक्स में भी ये लिखा हुआ है कि शब्दों के समूह को वाक्य बोला जाता है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। देखते हैं सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स which make a complete sense is called sentence। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है? अर्थपूर्ण, शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता है।
मतलब उनका एक पूरा अलग से भाव प्रकट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, या उसको हम क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैंने इसमें चेंज क्या किया है, चेंज हमने ये बताया कि ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स होने चाहिए। वर्ड्स कैसे होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए। तो इस बात का क्या मतलब है, आइए हम लोग उसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा, अब देखो मैंने ये बताया कि जो लेटर्स का ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड। अब देखो XYCZM, ये क्या है, एक वर्ड लिखा हुआ, मीनिंग भले से ही नहीं है इसकी कुछ, लेकिन ये क्या है, एक वर्ड है। हमने लिखा MKLAB, ठीक है, ये भी क्या है, एक वर्ड है, कोई मीनिंग नहीं है इसकी। हमने लिखा QRSN, ये भी क्या है, एक वर्ड लिखा हुआ, बट इसकी कोई मीनिंग नहीं है। तो ये जो वर्ड लिखे हुए हैं ये नो डाउट ये वर्ड हैं, बट ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। अब मान लीजिए कि मैंने ऐसे ही लिख दिया Q, और उसके बाद में हमने लिखा ZQCBLM, ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। अब ये भी क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो क्या ये सेंटेंस हो जाएगा, नहीं, ये सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा कि जो वर्ड होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, मीनिंगफुल। अब मीनिंगफुल वर्ड होने चाहिए, लेकिन उसके बाद में उनका क्या होना चाहिए, पूरा पूरा अर्थ भी निकलना चाहिए। जैसे हमने लिख दिया ही इज, क्या लिख दिया हमने, ही इज। अब ही मीन्स क्या होता है, वह होता है, इज मीन्स क्या होता है, वह है। अब वह कौन है, कहाँ है, क्या है, कुछ पता है इसके बारे में, नहीं। तो यहाँ पे जो वर्ड हैं ये क्या है, मीनिंगफुल हैं। वर्ड जो है यहाँ पे ये मीनिंगफुल हैं, बट इनका अपना कोई सेंस नहीं है। लेकिन अगर हमने इसी में आगे बढ़ा दिया ही इज अ डॉक्टर, क्या हमने लिख दिया, ही इज अ डॉक्टर, तो ये फिर क्या हो जाएगा, एक मीनिंगफुल सेंस हो जाएगा इसका, कि वह क्या है, एक डॉक्टर है, पूरा पूरा इसका अर्थ निकलने लगेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। क्लियर, आई थिंक अब आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग। तो मैं बगल हो जा रहा हूँ, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वैसे मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि आप लोग नोट्स बनाते रहिए, तो ये आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रेज के बारे में। हम लोग किसके बारे में देख लेते हैं, फ्रेज के बारे में देख लेते हैं। वाक्यांश मतलब पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ये क्या होता है, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस मतलब वाक्य का क्या होता है, भाग होता है। थोड़ा सा भी परेशान नहीं होना, मैं जान रहा हूँ ये फ्रेज का नाम सुन के ही आपके दिमाग में वो कुछ बड़ा सा गोल गोल घूमने लगा होगा, क्या चाहिए आगे। देखो आज से मेरी गारंटी है कि आज से आपको फ्रेज परेशान नहीं करेगा। अब देखो कैसे नहीं करेगा, देखो हमने लिखा मैन, हमने क्या लिखा, मैन, ये क्या है, एक वर्ड है, वाक्य शब्द है। हमने लिख दिया आ मैन, क्या हो गया, फ्रेज हो गया। ठीक है, हमने लिखा इवनिंग, हमने क्या लिखा, इवनिंग, ये क्या है, एक वर्ड है, शब्द है। हमने लिख दिया इन द इवनिंग, अब ये तीनों मिला के क्या हो गया, एक फ्रेज हो गया। ठीक है, ऐसे हमने लिखा स्टूडेंट, ऐसे हमने क्या लिख दिया, स्टूडेंट मतलब छात्र, ये क्या है, एक शब्द है। हमने लिख दिया अ गुड स्टूडेंट, अब ये क्या हो गया, पूरा ये मिला के एक फ्रेज हो गया। अब ये पूरा मिला के क्या हो गया, एक फ्रेज, ये पूरा मिला के क्या हो गया, एक फ्रेज हो गया। तो हमने यहाँ पे देखा कि जहाँ भी एक से अधिक शब्द लिखे हुए हों, ठीक है, एक से अधिक शब्द लिखे हों और सेंसफुल हों, मतलब उनका एक सेंस भी निकलता रहे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेज। तो मतलब मोर देन वन वर्ड, एक से अधिक शब्द कहीं भी लिखे हुए हों तो उसको हम क्या बोल देंगे, फ्रेज बोल देंगे, बशर्ते कि उसमें कोई वर्ब ना लिखी हो, बशर्ते कि उसमें कोई वर्ब ना लिखी हो। ठीक है, उसमें कोई क्रिया ना लिखी हुई हो। ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे। तो आप क्या समझ चुके, आप अल्फ़ाबेट समझ चुके, आप वर्ड समझ चुके, आप सेंटेंस समझ चुके, आप फ्रेज समझ चुके। ठीक है, अब एक चीज़ बचती है, क्लॉज। एक चीज़ बचती है क्या, क्लॉज। ठीक है, तो क्लॉज को हम लोग अभी आगे समझेंगे। ठीक है, अभी आप लोग क्लॉज को समझने लायक नहीं हुए हैं। ठीक, अभी समझेंगे, बट उसमें कंफ्यूजन आप लोगों को बनी रहेगी। तो क्लॉज हम लोग आगे इसी में, मतलब इसी सेशन में सीखेंगे, बट थोड़ा सा आगे देखेंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। अब मैं बात करूंगा फिर से इंग्लिश के बारे में। मैं बात करूंगा किसके बारे में, इंग्लिश के बारे में। तो जो मैं आपको टीच करूंगा इंग्लिश, सिलेबस तो आप लोग देख ही चुके हैं, पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा आप लोगों को।
लेकिन पढ़ाने में आसानी हो और आपको पढ़ने में आसानी हो, तो इसके लिए मैं इंग्लिश को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड करूंगा? 3 भागों में मैं इसको बांट दूंगा। ठीक है, और वो तीनों भाग कौन कौन से होंगे ये आप लोग चलिए देखते हैं। जो सबसे पहला पार्ट होगा अपना क्या होगा? ग्रामर का पार्ट होगा। ठीक है, सबसे पहला पार्ट क्या होगा? ग्रामर का। दूसरा क्या होगा? वोकैब का पार्ट होगा, जिसको वोकैबलरी बोलते हैं फुल फॉर्म में, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ड पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? वर्ड पावर। और तीसरा अपना पोर्शन क्या होगा? कॉम्प्रीहेंशन का। तीसरा अपना पोर्शन क्या होगा? कॉम्प्रीहेंशन का। अब बाकी अपना आपका जो पेडागॉगी वाला पार्ट है, आपका जो पेडागॉगी वाला पार्ट है, शिक्षा शास्त्र वाला पार्ट है, इसको भी मैं कवर करूंगा, बट ये ग्रामर से अलग रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि इंग्लिश में सबसे पहले पोर्शन में क्या स्टार्ट करूंगा? ग्रामर को इसमें पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसमें कुछ बेसिक चीज़ों को जानना स्टार्ट करेंगे। किसको हम लोग देखेंगे? इसमें कुछ बेसिक चीज़ों को जानना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए चैप्टर वाइज मैं इसको अलग अलग पढ़ाऊंगा, नो डाउट, लेकिन सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू आपको दे दूं। जैसे कि कोई वर्ड लिखा रहे, कोई चीज़ लिखी रहे, तो उसको आप लोग देख के परेशान मत होइए कि आपके सामने ये क्या आ गया है, और नहीं तो आप लोग उसमें परेशान होने लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो परेशानी दूर करने के लिए एक आपको बेहतर इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है इंग्लिश के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला मैं काम वही करूँगा कि पूरे इंग्लिश के बारे में एक आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दूँगा। ठीक है, तो देखिए जो भी हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इसमें ग्रामर वाले पोर्शन को, और ग्रामर में सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। सबसे पहले किसको स्टार्ट करूंगा? ग्रामर वाले पोर्शन को, और ग्रामर में भी सबसे पहले मैं किसको स्टार्ट करूंगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले पोर्शन को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को इसमें हम देख लेते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले तो हम इसके टाइप्स को देखेंगे। सबसे पहले किसको देखेंगे? टाइप्स को देखेंगे। फिर उसके बाद में हम किस चीज़ को देखेंगे? आइडेंटिफिकेशन को देखेंगे, मतलब इनको हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम लोग इसके डेफिनेशन को भी देखेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग किसको देखेंगे? इसके डेफिनेशन को भी देखेंगे, मतलब जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम क्या उसके देखेंगे? यूजेज को भी देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग किस में देखेंगे? उसके